सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, औरत वो लफ्ज़ जो इज़्ज़त और हुर्मत से आगाह करता है, जिसके वजूद से कायनात में रंग है और जिसे हर दौर में मजलूम बनाकर पेश किया गया, मगर वहाँ जहाँ वो मजलूम है। इस्लाम को मानने वाली कोई औरत कम अज़ कम इस्लाम की जानिब से ना मजबूर है और ना ही बेबस है। कुरान और हदीस और सीरत सहाबियात से ये बात वाज़े है, मगर अफसोस की बात यह है कि उन लोगों पर जिन्होंने आज इस्लाम को बदनाम करने की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है, सख्त अफसोस होता है। आज की नाम नेहाद आज़ादी का सुहाना ख्वाब दिखाकर बेचारी औरत को उन हुकूक से भी दूर कर दिया जिससे इस्लाम ने उन्हें नवाजा है। अगर एक नज़र नाजरीन तारीख़ इस्लाम पर डाली जाए तो मालूम होगा कि इस्लाम ने औरत को हाकिम, हुकूमत, सियासत, क़यादत, इंतज़ामात, मुशावरत, हर चीज़ का तर्जुमान बनाया है। रब्बे कायनात ने मर्द और औरत की तख्लीक के दर्जे को बराबर रखा और वाज़े फरमान है कि एक जान से पैदा फरमाया, फिर उससे उसी का जोड़। आज मर्द को जालिम और औरत को मजलूम बयान किया जाता है, जबकि इस्लाम ने औरत को पैदाइश से लेकर मौत तक के हुकूक से नवाज दिया है। इस्लाम से पहले नाजरीन अगर हम नज़र दौड़ाएं, लड़कियों की हालत तशवीशनाक थी। इस्लाम ने लड़की को रहमत बनाया, घर का सुकून बनाया और इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तो औरत का इस्तेहसाल बंद हुआ। औरत को दी जाने वाली जिल्लत पर गिरा लग गई। औरत को वक़ार, इस्मत, इज्जत, हुर्मत से नवाजा गया और फिर जिंदा औरत को दफनाने की रस्म, जो कि जाहिलाना रस्म थी, उसको भी ख़त्म किया गया। इस्लाम ने ही औरतों को मर्दों के मसावी यानी बराबर हुकूक दिए, औरत की हैसियत को मुस्तहकम किया। इस्लाम ने औरत को मसावात, इज़्ज़त व इस्मत का तहफ़्फ़ुज़, खुला का हक़, इनफरादी हुकूक, तालीम व तरबियत का हक़, अलहदगी की सूरत में औलाद रखने का हक़, हक़ के राय दही जो राय देने का हक़ होता है, मुशावरत का हक़, तमाम हुकूक दिए हैं। और औरत अगर कमाए तब भी उसके ज़िम्मे इस्लाम ने ये नहीं किया कि वो औलाद की किफ़ालत करे, बल्कि ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये ज़िम्मेदारी बाप की है। औरत माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, इस्लाम ने उसको सिर्फ इज़्ज़त, इस्मत और हुर्मत ही बख्शी है। अच्छा नाज़रीन, अगर हम तारीख़ आलम पढ़े, तारीख़ आलम हमें वाज़े अल्फाज में बताती है, तारीख़ आलम हमें वाज़े अल्फाज में क्या बताती है कि औरत रोज़े अव्वल से ही हकीर समझी जाती थी। औरत को रोज़े अव्वल से हकीर समझा जाता था और तारीख़ आलम पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको इस तरह के वाक़यात भी नज़र आएंगे। अच्छा, ज़िम्मेदारी के हवाले से मैंने बात की कि माँ, बहन, बेटी, बीवी, इस्लाम ने हर रिश्ते से औरत का तरके में हिस्सा रखा है और तारीख़ आलम हमें क्या बताती है कि औरत रोज़े अव्वल से ही हकीर समझी जाती थी। बुद्ध मत हो, हिंदुइज़्म हो, ईसाईयत हो, यहूदियत हो, जैसे मज़ाहिब इस्लाम से बहुत पहले मैदान में आ चुके थे। इंसानियत के हाथ बड़े बड़े तमद्दुन कायम हुए और फले फूले, लेकिन औरत की बदबख्ती और कस्मा पुरसी का मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगी, कस्मा पुरसी बरकरार रही और ज़रा भी तरक्की ना कर सकी। औरत क्या थी? महज गुलामाना हैसियत रखती थी। यूनान ने इल्म व हिकमत में भी बेपनाह तरक्की की, लेकिन उस तहजीब में भी औरत की कोई हैसियत नहीं बन सकी थी। हिंदुओं की बात करें तो अपने कदीम तमद्दन पर उनको बड़ा नाज था, लेकिन वहाँ भी औरत की हालत नागुफ्ताबा थी। और यूरोप से अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप ने तहजीब व तमद्दन के बड़े बड़े अदवार देखे, लेकिन उनमें औरत की ज़ात और हुकूक के मुतालिक कोई यकसा कानून मौजूद ना था और इसलिए वहाँ इस मसले के हल के लिए एक आलमी अकेडमी भी कायम की गई थी, जिसने इस बारे में तहकीक और तदकीक के बाद जो भी नताइज मुरतब किए वो औरत के ख़िलाफ़ ही थे। अच्छा, शेक्सपियर की बात आपसे शेयर करूं कि शेक्सपियर की नसीहत है कि बस लोग इससे दूर रहें, बल्कि तारीख़ बशरियत का ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया कह दूं कि दुनिया के हर हिस्से, हर तबके और हर ज़माने में औरतों के साथ
इंसानियत सोच सलूक रवा रखा गया और उनके बुनियादी इंसानी हकूक गस्ब किए गए और उन पर मादी और रूहानी तरक्की के दरवाजे भी बंद कर दिए गए और उन्हें दुनिया की नज़रों में हकीरो जलील भी साबित करने के लिए नाकिसुल अक्ल अगर कह दूं या फिर शैतान सीरत भी ठहराया गया। और इस्लाम इससे बढ़कर नाजरीन औरत को क्या मुकाम दे सकता है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान बीबी हाजरा की दौड़ को ताक़यामत इबादत का हिस्सा बनाया गया। औरत के बारे में गुज़श्ता तहजीबों की खराफात पर उस वक्त कारी ज़रब लगी है जब कुरान करीम ने यह फैसला दिया उस वक्त कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से वही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है जो ज़्यादा मुत्तकी हो, या ये कि तुम में से हर मर्द और हर औरत को उनकी नेकी का बदला मिलेगा बशर्त ये कि वो मोमिन हो। और तारीख़ में अगर औरतों की इल्मी फ़जीलत की बात की जाए, शुजात या बहादुरी की बात की जाए, जहाँ बानी और हुक्मरानी जैसी खुसूसियात पर नज़र दौड़ाई जाए तो औरत की अज़मत और मंजिलत की बाखूबी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मर्द के ख्याल के मुताबिक औरत नाकिसुल अक्ल होती तो नो इंसान की इब्तदाई तहजीब व तरबियत औरत के सुपुर्द की जाती, कभी ना की जाती, और दुनिया की अजीम जो शख्सियतें हैं वो कभी भी परवान नहीं चढ़ती। अच्छा नाजरीन, जलीलुल कदर मुहद्दिस हैं जी हज़रत हाफिज़ इब्न असाकर, उनके मुतालिक बयान है, वो फरमाते हैं कि मेरे असातिज़ा में 80 यानी 80 तादाद बताई जाती, 80 से ज़ायद ख़वातीन हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दार को मौत के घाट उतार दिया तो उसकी बहादुर रानी ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मरते दम तक मुकाबला किया। अली मर्दान खान वालिए ज़ाबिलिस्तान की इकलौती बेटी गेती आरा बेगम पहली मुसलमान खातून थी जिसने 8वीं सदी ईस्वी में औरतों को फ़न सिपागरी सिखाने के लिए बाकायदा मदरसा कायम किया गया था। और मैं आपको और थोड़ी हिस्ट्री बताऊं कि अगर इनकलाब रूस की बात करें, इनकलाब रूस के ज़माने में बेगम वो शुक्रियावर ने दुश्मन की मुदाफ़ियत के लिए औरतों का एक दस्ता तैयार किया था। इनकलाब चीन में भी वहाँ की नौजवान लड़कियों ने बड़ा काम किया और बज़म से निकलकर रिज़म में भी दादे शुजात वसूल करने के लिए सामने आ गई। अच्छा, बुखारा के मारके की बात करूँ नाजरीन, तो वहाँ पे भी तर्कों ने मुसलमानों के को बड़ा टफ टाइम देने की कोशिश की, लेकिन मारका महज औरतों की हिम्मत से जीता गया। यहाँ पे औरतों का हमने किरदार देखा। तराबलस की जंग में बात करें तो फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया और इसी बिना पर अल्लामा इकबाल को उसे आबरूए मिल्लत का खिताब देना पड़ा। और हज़रत आमिना रमीला, हज़रत उम्मे रबिया की बात करें, बिनते शाह शुजा करमानी और हज़रत आबिदा, हज़रत फ़ातिमा, इसके साथ साथ हज़रत आसिया खानम है और नाम है जी हज़रत उम्मे एहसान, हज़रत उम्मे अली, हज़रत उम्मे हारून। ये वो ख़वातीन हैं जो इल्म व फ़ज़ल, तक़वा, तवक्कुल और ज़ाहद इबादत की अगर बात करूँ उसमें शोहरा आफाक थी, जिनके पास बड़ी बड़ी नामवर हस्तियाँ इस्लाह बातिन के लिए आया करती थीं। और औरत के माशरे में अहम तरीन किरदार से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन आज भी हमारे माशरे में औरत कहीं ना कहीं इस्तेहसाल का शिकार नज़र आती है। और आज इसी इस्तेहसाल की ज़िंदा मिसाल हमें नज़र आई। लाहौर में एक शख्स ने अपनी ही बीवी पर तशद्दुद किया और उसकी बड़ी वजह शर्मनाक एक वजह थी। बीवी के मुताबिक उसका शौहर रोज़ाना नामालूम लोगों को बुलाकर उनके सामने नाचने का कहता था और जब बीवी ने इनकार किया तो शौहर, जिसका नाम फैसल था, उसने नौकरों के सामने अपनी बीवी के हाथ पैर बांधकर उस पर पाइप से तशद्दुद किया नाजरीन, और उसके सर के बाल भी काट दिए। और नाजरीन, अफसोसनाक बात यह है कि उस खातून ने अपने शौहर फैसल से 4 साल पहले पसंद की शादी की थी। अब हकीकत क्या है इसका इल्म तो नहीं हो सका, मजीद तफ्तीश होगी, उससे बाकायदा पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने जो शौहर फैसल उसको गिरफ्तार कर लिया। और हमारे माशरे में नाज़रीन इस किस्म के वाक़यात होना एक अलमिया है। हमारे मुल्क की अगर मैं बात करूँ तो आज भी इन मसाइल पर तवज्जो देनी बेहद ज़रूरी है, जिनकी वजह से इस किस्म के वाक़यात आए रोज़ हम देखते हैं कि पेश आते हैं और न्यूज़ चैनल्स यहाँ पर आपके सामने हम बैठ के रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम माजी में देखें तो साल 2014 की आपको थोड़ी सी बताऊँगी कि साल 2014 में कारोकारी के 326 वाक़यात पेश आए। 2015 की बात करूं तो 320 वाक़यात पेश आए। 2016 की बात करूं तो 2017 की बात करूं 355 वाक़यात पेश आए, जबकि 2016 की बात करूं 309 वाक़यात पेश आए। और जून 2018 में हम बात अगर करें तो 238 मुकदमात दर्ज हुए और इस तरह इनकी कुल तादाद जो है वो 1548 बनती है। 2014 में अगर मैं बनी के वाक़यात आपको गिनवाऊँ तो 10, 2015 में 5, जबकि 2016 में 9 और 2017 में 15 वाक़यात
वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि जून 2018 में 6 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसकी कुल तादाद अगर मैं आपको बताऊं तो 45 बनती है। 2014 में अगर कत्ल की वारदातें आपको बताऊं तो कत्ल के 1109, 2015 में 806, 2016 में 1320, 2017 में 1266, जबकि जून 2018 तक की अगर मैं बात करूं तो 781 वाक़यात रिपोर्ट हुए, 781, जिनकी कुल तादाद अगर मैं आपको बताऊं 5412 बनती है। और इस तरह 2014 में तेज़ाबगर्दी के वाक़यात अगर आपको बताऊं तो 18, 2015 में 15 वाक़यात, 2016 में 31 वाक़यात, 2017 में 18 वाक़यात, जबकि जून 2018 तक अगर मैं आपको बताऊं तो 17 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनकी कुल तादाद 99 बनती है। और नाज़रीन 2014 की अगर बात करूं तो जो जिनसी तशद्दुद है इसका एक वाक़या पेश आया, 15 में एक वाक़या पेश आया, 2016 में 3 वाक़यात पेश आए। और इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि मुल्क भर में 2014 में ज़्यादती के या इज्तिमाई ज़्यादती के जो वाक़यात हैं उनकी तादाद 2739, 2015 में 2534, 2016 में 3330 और 2017 में 3495, जबकि जून 2018 तक की बात करें तो 1905 वाक़यात पेश आए, जिनकी मजमूई कुल तादाद अगर मैं बताऊं तो 14003 बनती है। ये तमाम वाक़यात नाज़रीन 2014 से लेकर 2018 तक यानी 4 सालों में पेश आए। लेकिन ये जो वाक़या पेश आए ये अपनी नौयत का एक अलग वाक़या है, यानी शौहर जो अपनी बीवी का मुहाफ़िज़ समझा जाता है, बीवी शौहर की इज़्ज़त होती है, और ये शख्स अपनी ही इज़्ज़त नीलाम करने पर बाज़िद था। और उस शख्स में गैरत तो मेरे ख्याल से होगी नहीं ना, बल्कि ये भी अपनी बीवी को खुद दूसरों के सामने पेश करना, डांस करने पे मजबूर करना कि डांस करके दिखाओ, और वो ना करे, यानी वो सही है, हक सच पर है तो उसके बाल मोड़ देना, बाल काट देना, उसको तशद्दुद का निशाना बनाना, पाइप से मारना, ये कहाँ का इंसाफ है? फैसल की इस हरकत के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? क्या वो ज़हनी तौर पर सही है या वो ज़हनी बीमारी का शिकार है, ज़हनी मरज़ का शिकार है? क्या वो किसी बात का बदला ले रहा था, अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी पर निकाल रहा था, या अपनी बीवी को दूसरों के सामने डांस करता देखकर उसको कोई राहत महसूस होनी थी, कोई तस्कीन मिलनी थी? किसी भी केस में वो नॉर्मल नहीं लगता है, और इसकी वजह से उसकी बीवी ने जो इनकार किया तो फिर भी उसने अगेन एबनॉर्मलिटी का मुजाहरा किया और तशद्दुद किया। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नाइमा सईद साहिबा हैं जो कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा माशरती मसाइल पर गहरी नज़र रखती हैं, और साथ ही हमें डॉक्टर फरा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अगेन आपको इनका भी इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये कराची यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी वार्ड की हेड हैं, और आपको बताएं कि साइकोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उधर बतौर चेयरपर्सन खिदमात अंजाम दे रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं डॉक्टर फरा आपसे करना चाहूँगी, और मेरा पहला सवाल ये है कि अब आप इस वाक़या को देख रही हैं, किस तरह देखती हैं? क्या फैसल की जो ज़हनी हालत, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया, आपको ठीक लगती है? कोई नॉर्मल इंसान अपनी बीवी को इस तरह कैसे उकसा सकता है कि आप दूसरों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने डांस करके दिखाओ, और मना करने पर इतना तशद्दुद? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इंगेज किया। बोल नेटवर्क का शुक्रिया। ये बहुत ही खौफनाक मामला है, जाहिर है अगर देखा जाए तो, और ये आज से नहीं हो रहा है, जैसे आप बता रही हैं कि पिछले 4 सालों में भी बढ़ गया है, और इससे पहले भी होते रहे हैं इस किस्म के वाक़यात, बेशक रिपोर्टेड हुए हों या ना हुए हों, वो अलग बात है। ये रुझानात जो हैं इस तरह के मुस्तकिल सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, और बहुत अलार्मिंगली हद तक हम साइकोलॉजिकल इश्यूज और प्रॉब्लम के शिकार होते चले जा रहे हैं। ये एक साइकोपैथोलॉजी है, जो ज़हनी बीमारी जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर आप बहुत सारी बातें देख सकती हैं। ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी भी है, ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी भी है, और ये सैडिस्टिक पर्सनैलिटी भी है। इन लोगों को बड़ा राहत और सुकून मिलता है, जो ज़हनी इस तरह के इंतशार में होते हैं, इनको राहत और सुकून मिलता है दूसरों को तकलीफें देने का, और इनको मज़ा आता है और लज्जत होती है, मिलती है इन्हें। इनको ये लगता है कि इस तरह से वो किसी और के ऊपर पावर गेन करके अपना मकसद हासिल करेंगे। दूसरे ये है कि हमारे यहाँ इर्द गिर्द जो माहौल है, चाहे वो अपने साथ उसको अब्यूज़ हुआ हो, या इर्द गिर्द वो उसने देखा हो, या कोई मूवीज़ में, या कोई पिक्चरों में, या कहीं किसी और जगहों पे जो ये लोग देखते हैं रिलेटेड वीडियोज़ या इस तरह की, तो उसमें बहुत ब्रुटैलिटी होती है, बहुत मारपीट होती है, और ये लज्जत आती है इन लोगों को। और फिर इन्हें ये नहीं ख्याल रहता कि कौन इनकी बीवी है, कौन इनकी बहन है, कौन इनका बेटा है, कौन इनकी बेटी है। ये बस उस नशे में होते हैं जो एक ज़हनी बीमारी का नशा होता है, जिससे हमें लज्जत हासिल हो रही होती है। और ये बहुत खौफनाक बात है, और ये बढ़ रहा है रुझान, ये कम नहीं हो रहा है। हमारी सोसाइटी में हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं, यानी अनइमोशनल हो गए हैं।
ہم بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، اپنے ایموشنز کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جذبات یعنی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بڑے ایسے ہو گئے جیسے روبوٹ ہوتے ہیں ایموشنز کے معاملے میں. مار پیٹ کا رجحان بڑھ رہا ہے، ایگریشن بڑھ رہی ہے، اور یہ تو چلے اس طرح کا بہت سیریس معاملہ ہے. ہم اگر سڑکوں پہ یا گھروں میں بھی دیکھیں تو وہاں جو ہے وہ ہماری آوازیں بلند ہو گئی ہیں، ہمارے ہاتھ بہت ٹوٹ گئے ہیں، کھل گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ہتھیار نکال لیتے ہیں، تو پھر یہ معاملات گھروں تک بھی آ جاتے ہیں اور گھروں سے ہی باہر بھی نکلتے ہیں. ٹھیک. جی ڈاکٹر نائمہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر فرح نے. ڈاکٹر نائمہ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا سائیکی ایسے مردوں کی ایسے بہت سے واقعات رپورٹ ہوئے، بلکہ میں ایک دو لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے مجھ سے اس طرح کا ذکر کیا کہ ان کی فرینڈ ہے تو ہسبینڈ کہتا ہے کہ تم نقاب کرتی ہو، تم پردہ کرتی ہو، تو آج کے بعد تم اس طرح پردہ نہ کرو. یعنی وہ ہسبینڈ جو آپ اس مرد کی عزت ہیں، آپ اس کی بیوی ہیں، اس کے نکاح میں ہیں، لیکن مرد ہی اپنی بیوی کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں. یعنی ولگر ڈریسنگ کی طرف ان کو اکسایا جا رہا ہے، ڈرنک کریں، پارٹی کریں، فرینڈس کے سامنے ڈانس کریں. کیا سائیکی ایسے مرد کی؟ دیکھیں، بہت شکریہ. آپ نے اس موضوع پر جو ہے وہ ایک اتنا کمپریہنسو آپ پروگرام کر رہی ہیں. آج ہی میں نے جب یہ نیوز میری نظر سے گزری تو یہ اپنی نوعیت کا رپورٹ اس طرح سے ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اور اس کے جو ہے وہ ملٹیپل ایسپیکٹس ہیں. اس کے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بھی ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر فرح نے جو ہے وہ اس کے جو ہے نفسیاتی پہلوؤں پہ روشنی ڈالی. اس کے سماجی اور جرمیاتی پہلو بھی ہیں. اس کے دیکھیں سماجی پہلو پر ذرا میں بات کروں گی، ذرا جذباتیت سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں، کیونکہ ابھی پوری جو ہے وہ کہانی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. ایک جو ہے وہ ایک ورژن ہے جو خاتون کا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. ابھی جو ہے پوری انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے کہ دراصل جو ہے وہ پورا واقعہ کیا ہے، یا دوسری پارٹی کا موقف نہیں آیا ہے. لیکن بظاہر جو واقعہ ہوا ہے میں اس پر جو ہے وہ بات کروں گی کہ بظاہر یہ انتہائی خوفناک اور بہت تکلیف دہ واقعہ ہے جو خاتون کے ساتھ سلوک کیا گیا. یہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایک بدترین جو ہے وہ واقعہ میں شمار ہوتا ہے. لیکن اس کے سماجی پہلوؤں کی جیسے میں نے بات کی اور جرمیاتی پہلوؤں کی، کہ آج کل دیکھیں سوسائٹی میں جس طرح سے مٹیریل سوسائٹی ہے، سوسائٹی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے رویے کہ جو کہ اینٹی سوشل ہیں وہ اس کو لوگ اپناتے ہیں. اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں کہ خاتون کی 4 سال پہلے پسند کی شادی ہوئی تھی. پسند کی شادی کو زیادہ لوگ فوکس کرتے ہیں اگر پسند کی شادی ہوئی ہو تو، لیکن اس سے پہلے بھی ایک سٹوری ہے جو مختلف سٹوریز اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ اس خاتون کے 2 بچے ہیں پہلے شوہر سے، اور ان سے جو ہے وہ طلاق لے کے ان سے پسند کی شادی کی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی فیملی میں، امیڈیٹ فیملی میں ان کے کوئی بھی نہیں ہے، ان کے پیرنٹس نہیں ہیں. دیکھیں یہاں پر اس طرح کی شادیوں میں یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں، تمام نہیں بلکہ کچھ جو ہے اس طرح کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے جو ان شوہر کی ہے، کہ وہ ہیلپ لیس سمجھ لیتے ہیں اور اپنے رحم و کرم پہ سمجھ لیتے ہیں ایسی خواتین کو جو اپنی مرضی سے جو ہے وہ شادی کریں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو چاہیں اور جس طرح کا چاہیں سلوک کر سکتے ہیں وہ. پھر ایک اور پہلو پہ میں یہاں پہ بات کروں گی کہ دیکھیں پچھلے 4 سال میں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ آج ایسا ہوا یا کل ایسا ہوا. یقیناً 4 سالوں میں اس کا رویہ جو ہے وہ مختلف مواقع پہ اس نے یہ رویہ رکھا ہوگا. اس کے دوستوں کا آنا گھر پہ اور اس طرح کی جو ہے وہ امورل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی ہوں گی کسی نہ کسی شکل میں، اور اس خاتون نے بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز یقیناً کیا ہوگا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آخری دفعہ اس خاتون کی برداشت جواب دے گئی ہو، یا خاتون نے کا کسی معاملے پہ ان سے کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا ہوگا جس نے اس پہ آواز اٹھائی، اور آواز اٹھانے کا یہ رد عمل سامنے آیا کہ اس شخص نے جو ہے وہ اتنے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو کہ ایک رجحان جو ہے وہ ایک طبقے میں یہ بھی بہت بڑھ رہا ہے وائف سویپنگ کا. ابھی تھوڑا سا ہمیں اس پر بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ دراصل واقعہ کیا ہے، کہ اس طرح کے جو ہے ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر نائمہ سعید اور ڈاکٹر فرح اقبال، مجھے بریک پہ جانا ہے. بہت شکریہ، آپ کی گفتگو بہت اچھی تھی اور آپ کا تجزیہ بہت اچھا تھا. آپ نے باتیں کی ہیں اور بہت سے سوالات گردش کریں ناظرین اس واقعہ کو لے کے کہ 4 سال کیسے گزر گئے. بہت سے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو سچا واقعہ تو یہ مرد بہت زیادہ نفسیاتی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خاتون الزام لگا رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو. البتہ انویسٹیگیشن کے بعد، تحقیق کے بعد ساری بات سامنے آئے گی. لیکن میرے حکومت سے اپیل ہے اس پلیٹ فارم سے کہ پلیز ایسا کوئی قانون بننا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات ہو ہی نہ. اس طرح کے واقعات کرنے سے پہلے خواہ مرد کی غلطی خواہ عورت کی غلطی دونوں کانپیں کہ اگر یہ واقعہ پکڑا گیا یا ہمارا جھوٹ پکڑا گیا یا اس طرح کا تشدد پکڑا گیا تو ہمیں قرار واقع سزا سنائی جائے گی، ورنہ ایسے تو بالکل نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाजरीन, हमने अक्सर अपने बड़ों से ये बात सुनी है और आपने भी सुनी होगी कि अल्लाह ताला से रहम तलब करो, इंसाफ नहीं। ये मत कहो कि अल्लाह हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ इंसाफ कर, बल्कि ये कहो कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा, इसलिए कि हम नहीं जानते कि अगर अल्लाह ताला ने हमारे साथ इंसाफ किया तो जिस हाल में हम अभी हैं हम इससे भी बदतर के हकदार हों। तो इंसाफ की एक सिर्फ ये भी होती है कि इंसाफ कभी भी पसंद के मुताबिक नहीं हो सकता, चाहत पर इंसाफ नहीं होता है। आजकल हम लोगों ने अपनी चाहत को शायद इंसाफ समझ लिया है। जो हम चाहते हैं वो हो जाए तो हम मुतमईन हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारे साथ इंसाफ हो गया क्योंकि हमारी चाहत के मुताबिक हो गया। अच्छा नाज़रीन, एक वाक़या सुनिएगा, बड़ा गौर से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। सन 800 हिजरी के आगाज़ पर वाली गुजरात सुल्तान अहमद शाह की हुकूमत के 8 साल पूरे हो रहे थे। दरबारियों ने सुल्तान को जश्न मनाने का मशवरा दिया। सुल्तान अहमद शाह नहायत रहमदिल, सखी और आदिल बादशाह था। उसका अदल मिसाली था। रियाया इसीलिए हर लम्हे अपने बादशाह की लंबी उम्र की दुआएं भी मांगा करती थी। वो अयाशियों से कोसों दूर था, पसंद नहीं करता था कि अयाशियों पर पैसा ज़ाया किया जाए। रियाया पर जी खोल कर खर्च करता था, लेकिन अयाशियों पर खर्च नहीं करता था। दरबारियों की ऐश परस्ती के ख़िलाफ़ था और बिला ज़रूरत वो कोई भी जश्न मुनक्किद नहीं करवाता था। लेकिन रियाया और दरबारियों के असरार पर उसने महदूद पैमाने पर जश्न की इजाज़त बिलाखिर दे दी। अच्छा जी, शहर में चिरागा किया गया, गरीबों को खैरात दी गई और उन्हें खुशी में शरीक भी किया गया। बादशाह का दामाद एक नहायत वजी आदमी था और दरबार का रुकन भी था। जश्न के दौरान किसी बात पर नाराज़ होकर, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, इंटरेस्टिंग वाक़या। जश्न के दौरान बादशाह का दामाद किसी बात पर नाराज़ होकर एक गरीब मजदूर को कत्ल करने पर आ गया और बिलाकर उसने कत्ल कर दिया। ये खबर जब सुल्तान तक पहुंची तो वो सख्त बरहम हुआ, नाला हुआ, नाराज़ हुआ और कहा कि कानून शरीयत में अमीर और गरीब का इम्तियाज़ यानी फ़र्क नहीं होता है। मेरा दामाद होना उसे सज़ा से बचा नहीं सकता है, लिहाजा बादशाह ने उसको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और कहा कि जल्द अज जल्द अदालत के सुपुर्द कर दिया जाए। अच्छा, मुकदमा उस वक्त में जो अदालतें होंगी उसमें चला और साबित हो गया, जो भी उनका प्रोसीजर होता था कि जी साबित करना, और साबित हो गया कि सुल्तान का दामाद कातिल है। लेकिन काजी ने मकतूल के वारिसों को बुलाकर खून बहा पर राज़ी कर लिया कि अब मजदूर, उसने कहा कि मजदूर तो वापस आ नहीं सकता। तो काजी ने कहा फिर वो सुल्तान का दामाद भी है, सज़ा होने से आप सोचें कि शहजादी बेवा हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे हाथ क्या आएगा, वो भी चला गया, तुम्हारे हाथ तो कुछ नहीं आएगा, तो अक्लमंदी से काम लो और इसे माफ़ करके खून बहा की रकम ले लो। लिहाजा 22 अशरफियों के एवज़ वारिसों ने राज़ी नामे पर दस्तखत कर दिए। जब कागजात तैयार हो गए नाजरीन, तो आखिरी फैसले के लिए कागजात सुल्तान अहमद शाह के सामने पेश किए गए, जिनमें काजी साहब ने अपने फैसले में लिखा था कि मुलजिम वाकई कत्ल का मुर्तकिब हुआ, लेकिन मकतूल के वरसा खून बहा लेने पर राज़ी हैं, लिहाजा मैंने उनकी मर्ज़ी से अशरफियाँ खून बहा की तजवीज़ भी कर दी और हुक्म आखिर के लिए कागजात हजूर के दस्तखत के लिए मौजूद हैं। सुल्तान ने यह फैसला पढ़कर कहा कि यह दुरुस्त है कि वरसा खून बहा की रकम लेने पर राज़ी हो गए, लेकिन यह फैसला बहुत कमज़ोर है। मुझे कामिल यकीन है, सुल्तान ने कहा कि मुझे कामिल यकीन है कि खून बहा की शर्त इसलिए कबूल की गई कि कातिल मेरा दामाद है, यानी बादशाह का, सुल्तान का दामाद है, और वारिसों ने यह सोचकर खून बहा लेने पर आमादगी जाहिर की होगी कि इस फैसले से बादशाह ममनून होगा और उन्हें मज़ीद मरात भी मिल सकती। लेकिन इस हकीकत से दूर फैसले से शाही ख़ानदान के अफराद को खुली छूट भी मिल जाएगी कि जिस पर चाहें अरसा हयात तंग कर दें, जिसे चाहें मार दें और फिर गरीबों नादार लोगों को खून बहा की रकम देकर साफ बच जाने का रास्ता भी सामने को किस तरह एक एग्जाम्पल कायम हो जाएगी। और मैं मुकम्मल तौर पर इस फैसले के खिलाफ हूँ, गो के इससे मेरी बेटी को सदमा पहुँचेगा और उसे बेवगी का दाग भी सहना पड़ेगा, लेकिन ख़ानदान और औलाद की खुशी की खातिर गरीब रियाया की जान इस तरह अर्जा करना मुनासिब नहीं समझता। मेरे दामाद ने जो इस तरह बेबाकाना तौर पर एक गरीब नौजवान का खून कर दिया, कत्ल कर दिया, इसमें ज़रूर ये घुमंड भी शामिल होगा कि वो सुल्तान का चहेता दामाद है और इसलिए उसे बचाने के लिए अदालत और काजी भी सरगर्म होंगे ताकि बादशाह को खुश करके अपने दर्जात भी बुलंद किए जाएं। लिहाजा मैं किसी तरह इस फैसले की तौसीक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस खून बहा के फैसले पर अमल हो गया और 22 अशरफियों के एवज़ मेरे दामाद की जान बख्श दी गई तो इस फैसले से दौलतमंदों को बड़ी
ढील मिलेगी, क्योंकि शाही खानदान के लिए 22 अशरफियाँ कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मेरी नज़र में इंसानी जान की कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। लिहाजा मैं इस फैसले की तौसीक नहीं करता, इसे मनसूख करता हूँ और हुक्म देता हूँ कि कातिल को तख्तादार पर चढ़ा दिया जाए, कातिल को सज़ा दी जाए, और ये भी हुक्म देता हूँ कि फांसी के बाद इबरत के लिए कातिल की लाश को 24 घंटों तक शहर के वस्त में लटकाया जाए, ताकि दूसरों को इबरत हो, ताकि फिर किसी दौलतमंद को, किसी गरीब का खून बहाने की जुर्रत भी ना हो। और इस फैसले के बाद हर तरह से सुल्तान से सिफारिश की गई कि वो अपने चहेते दामाद की जान बख्शी फरमा दें, लेकिन आदिल सुल्तान ने जवाब दिया कि यही तो मेरी नीयत का हिसाब है और मैं ये दाग लेकर कब्र में नहीं जाना चाहता कि मेरे दौर में रियाया के साथ इंसाफ नहीं हुआ। नाजरीन, वाकई आपने यकीनी तौर पे एंजॉय किया होगा, और ये होता है इंसाफ, ये होता है इंसाफ का मयार। अगर यही मयार सानेहा मॉडल टाउन के मामले में किया जाता तो शायद आज कुछ लोगों को जेल जाने का डर ना होता। क्यों डर ना होता? क्योंकि वो तो कब के इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते फांसी के बाद। अगर इसी किस्म का इंसाफ सानेहा साहिवाल के मामले पर हो जाए तो फिर आइंदा ऐसा वाकया दोहराने से पहले लोग उन जिम्मेदारों का अंजाम याद करके ही अपने कान पकड़ लेंगे, उनकी रूह कांप जाएगी। और ऐसा वाकया पाकिस्तान में नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि हमने अपनी चाहत को ही अपने इंसाफ का नाम दे दिया है। और ये ख्वाहिश किसी आम आदमी की नहीं है, बल्कि उस तबके की है जो इस मुल्क पर 3 बार हुक्मरानी कर चुका है, और 2 ऐसे खानदान जिन्होंने इस मुल्क पर बार बार हुकूमत की, वो आज बाहर निकले हुए हैं, वो आज एहतजाज कर रहे हैं, वो आज अललान धमकियां दे रहे हैं कि हुकूमत नहीं चलने देंगे। क्योंकि इंसाफ चाहिए। वो 2 इलीट फैमिलीज जिनके पास दुनिया की हर आराइश है, हर आसाइश है, सारा सुकून है, वो आज पाकिस्तान की अवाम को बाहर निकालने की कोशिश करें, उस अवाम को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें जिनको पीने का ना साफ पानी मुयस्सर है, ना बच्चों को खालिस दूध मुयस्सर है, ना गरीबों के सरों पर छतें मौजूद हैं, ना नौजवानों के पास डिग्रियां होने के बावजूद रोजगार मौजूद है, और फारिग कौम है ना, इसलिए कुछ नहीं रहे बेचारे। तो इन दो बड़े जमहूरी और शाही खानदानों को, इलीट फैमिलीज को इंसाफ ही दिला दें। क्या होगा अगर उस एहतजाज में कुछ किसी गरीब के बच्चे, चंद अफराद, आम अफराद मर जाएं तो क्या होगा? अमीरों को तो इंसाफ मिल जाएगा ना, अमीरों के मुस्तकबिल तो महफूज हो जाएंगे, शाही खानदान के बच्चे तो बच जाएंगे, उनके मुस्तकबिल महफूज हो जाएंगे। या शायद कायदे आज़म ने पाकिस्तान भी इसीलिए बनाया था कि गरीब तबके पर फ़र्ज़ है कि पहले वो इन अमीर तबके को वोट दे, इस अमीर तबके को वोट दे, और फिर अमीर तबका मज़ीद अमीर से अमीर तर होता चला जाए। और अगर कभी अमीर तबके की करप्शन या उनके खिलाफ मुकदमात बनने लगे तो फिर यही पिसा हुआ गरीब तबका उनकी हिफाजत के लिए उनकी करप्शन बचाओ मुहिम में उनका साथ दे। इसीलिए तो बना था पाकिस्तान। हमारे मुल्क में भी अजीबोगरीब सूरत हाल है। दुनिया एक तरफ, ये मुल्क एक तरफ। दुनिया में लोगों की हमदर्दियाँ मस्कीन, नादार, मुफलिस, यतीम, मफलूज, गरीब अफराद के साथ होती हैं। दुनिया में अमीर तबका गरीबों की दाद रसी करता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उनका साथ देता है, उनको हुकूक दिलवाता है। लेकिन पाकिस्तान में, यानी मेरे और आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में, गरीब तबका अमीर तबके के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ता है। गरीब अफराद अमीर अफराद के हुकूक के लिए सड़कों पर निकलते हैं, उनको कहा जाता है आओ निकलो हमें बचाओ। गरीब अफराद अपनी भूख और गुर्बत भूलकर अमीर तबके की आसाइशों के लिए एहतजाज करते हैं। गरीब तबके को क्या मिलेगा इनके लिए एहतजाज करके? वो तो इनको मिलेगा जो मिलेगा। यहाँ अमीर अफराद गरीब अफराद से ज़्यादा मोहताज हैं। कैसा आइडियल मुआशरा है ना हमारा। इसकी एक मिसाल आपको हम दिखाते हैं, ज़रा पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। ये है इस मुल्क का सबसे गरीबुल वतन मगर अमीर तबका। ये किस नवाज शरीफ की बात कर रहे थे नाजरीन? सोचा आपने? उनकी बातों से तो ये लग रहा था कि नवाज शरीफ कोई आम सा आदमी था जिसने किसी बाअसर शख्सियत के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ से इंतकाम के तौर पर उनको झूठे मुकदमात में फंसा दिया गया, उनके बच्चों को अगवा कर लिया गया, उन पर चोरी और डाके के झूठे मुकदमात डाल दिए गए, और उनकी जो जमा पूंजी थी वो भी जब्त कर ली गई। उनके रिश्तेदारों को पुलिस ने परेशान करना शुरू कर दिया, प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, और वो नफ्सियाती तौर पे बड़े अपसेट हो गए। और अब उन पर जोर दिया जा रहा है कि अपना मुकदमा वापस ले लें। जी नहीं, ये वो नवाज शरीफ साहब हैं
जो इस मुल्क के 3 बार वजीर आज़म रह चुके हैं, 3 बार। ये वो वजीर आज़म है जिनका अगर हम बात करें रायविंड का इलाका लाहौर का, वहाँ पर उनका घर नहीं है बल्कि पूरा महल है जिसमें आराइशें, आसाइशें, दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। उनके घर के जानवर इस मुल्क के गरीब से ज़्यादा बेहतरीन ग़िज़ा खाते हैं। कितनी अफसोस की बात है ना, ये बात करते हैं मेरी रूह कांप रही है। जानवर गरीब इंसान से ज़्यादा बेहतरीन ग़िज़ा खाते हैं। ये वो वज़ीर आज़म थे जिनके बच्चे बचपन में ही अरबपति बन चुके थे। टीन एज में देखे ना अरबपति निकल आए, और शनाख्ती कार्ड बना नहीं, ख़जाने पहले जमा हो गए, जायदादें पहले ही बन गई। ये वो वज़ीर आज़म है जो मुग़ल आज़म बनकर इस मुल्क पर नस्ल दर नस्ल हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे। ये वो नवाज शरीफ है मुशाहिद साहब, ये वो नवाज शरीफ हैं कि जिन्होंने सियासत करके इतनी जायदादें बनाई कि जब उनसे जायदादों का हिसाब मांगा गया तो सिवाय जाली दस्तावेज़ात के उनके पास एक ख़त था। और हम कोई चीज़ ख़रीद लें तो आप सोचें कि उसकी रसीद तो हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन जनाब शहनशाह आज़म, शरीफ आज़म, हज़रत नवाज शरीफ साहब ने अरबों की जायदादें बना ली, लेकिन अरबों की जायदाद का सबूत सिर्फ एक कतरी खत दिया जिसके मुताबिक किसी ने किसी से ये कहते हुए सुना था कि अरबों रुपए किसी ने किसी को दे दिए, और फिर वो जाली दस्तावेज़ात जो नाअहली से एक दिन पहले जमा करवाई गई थी, झूठ की दास्तानें जो रकम की गई थी, ये वो नवाज शरीफ हैं जो नाअहल होने के बाद अपनी ही हुकूमत में अपनी ही अदालत के ख़िलाफ़ तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए जंग लड़ने का ऐलान करते रहे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के जज साहिबान को धमकाते रहे कि फैसला ख्वाहिश के मुताबिक दो वरना तुम सब पर ज़मीन तंग कर देंगे। और ये नवाज शरीफ साहब के चमचाए आज़म मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे जो नवाज शरीफ का कसीदा ऐसे पढ़ रहे थे कि सुनने वाले को ये यकीन हो गया होगा कि नवाज शरीफ से ज़्यादा इलाज की ज़रूरत शायद मुशाहिदुल्लाह खान साहब को खुद है। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो अब्बा जी से मिलने उनके 3 बच्चे पाकिस्तान क्यों नहीं आए थे मुशाहिद साहब, ये बता दें। क्योंकि बच्चे तो फरारी थे ना, लाजमी सी बात है जब बच्चे शनाख्ती कार्ड बनने से पहले फरारी में सफ़र करेंगे तो फिर उनको फरारी तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। और ये बात तो मुशाहिद साहब को, नवाज शरीफ साहब के बच्चों को समझानी चाहिए थी कि बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अमीर बच्चों, फरारी में सफ़र करने वाले, फरार होने वाले बच्चों, जिस बाप ने तुमको तुम्हारे बचपने में ही इतना बड़ा कर दिया कि तुम अरबों के मालिक बन गए, तो उस बाप से मिलने क्या एक दफ़ा भी जेल नहीं आ सकते। बच्चों, तुम्हारे अब्बा जी ने सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए पूरे मुल्क को तरक्की से दूर कर रखा। बच्चों, तुम्हारे अब्बा जी की इयादत करने भी तुम लोग नहीं आए। बच्चों, तुम्हारे अब्बा जी ने तुम्हारी वजह से इस कौम के बच्चों को तालीम, सेहत, बुनियादी सहूलियत से महरूम कर रखा, और तुम अपने बीमार अब्बा जी को पूछने तक ना आए। बच्चों, तुम्हारे अब्बा जी ने तुम्हारी मोहब्बत में अब भी शायद इलाज कराने बाहर तुम्हारे पास आए, लेकिन ऐसी भी क्या बेरुखी कि तुमने अपने अब्बा जी को पलट कर पूछा तक नहीं। और बच्चों, तुम्हारे अब्बा जी ने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कौम का मुस्तकबिल लिटरली दाव पर लगा दिया, और यहाँ अब्बा जी की जान दाव पे लगी थी। तुम्हारे कानों पर जूं तक ना रेंगी। मेरे बच्चों, कहाँ हो? होश में आओ, अब्बा को गले से लगाओ, वरना मुशाहिदुल्लाह साहब ख़ानदान के मसले इसी तरह बाहर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन मुशाहिद साहब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से शरीफ मेडिकल सिटी में नवाज शरीफ साहब से पहले इलाज के मुस्तहिक शायद मुशाहिद साहब आप खुद हैं। अगला क्लिप देखिएगा नाज़रीन। नवाज शरीफ सी पैक कहाँ से लाया था मुशाहिद साहब? जहेज में लाया था, तोहफे लाया था, कहाँ से लाए थे? अपने घर से लेकर आया था या अब्बा ने दिलाया था? नवाज शरीफ सी पैक नहीं लाए थे। सी पैक एक कौमी मंसूबा है और नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत में उस पर सिर्फ काम जारी रखा। नवाज शरीफ ने अवाम के बहते हुए आंसुओं को पूछने की कोशिश की। मुशाहिदुल्लाह साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अपनी बात को थोड़ा सा तब्दील कर लें। नवाज शरीफ साहब ने अवाम के बहते हुए आंसुओं की वजूहात तब्दील कर देना। मॉडल टाउन की मिसाल ही ले लें आप। मॉडल टाउन में जो अफराद थे वो उस सानिये से पहले रो रहे थे गुर्बत को, बिजली की बंदिश को, गैस की किल्लत को, महंगाई को, लाकानूनियत को रो रहे थे और उसी पर एहतजाज भी करने के लिए बाहर निकल रहे थे। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने उनको रोने की दूसरी वजूहात फराहम कर दी। उनके रोने का मकसद ही बदल दिया गया और सानिया मॉडल टाउन के बाद अब तक वो लवाहिकीन रोते हैं।
अपने प्यारों को जिन्हें बेदर्दी के साथ मार दिया गया आपके दौरे हुकूमत में, उन मरने वालों को जिनका कसूर क्या था कि हजरत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की जिसारत कर रखी थी, और आज तक रोते हैं वो लोग। नवाज शरीफ साहब ने अवाम को रिलीफ दिया? मुशाहिद साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, नवाज शरीफ साहब ने अवाम की मोहब्बत में क्या किया? और जो मोहब्बत का दावा करते हैं उस दावे पर जरा आप सोच समझ कर, अब ये मेरे ख्याल से बात कीजिएगा, आइंदा आपको पकड़ लेंगे हर बात पे, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। आप तो नौकरी ही नवाज शरीफ साहब की खुशामद की करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हकीकत को तस्लीम ना करें। अवाम की नवाज शरीफ से मोहब्बत इतनी थी कि नवाज शरीफ नाअहल हुए तो पूरी अवाम मिठाइयाँ बांट रही थी, देख लें, ये थी मोहब्बत। तैयब उर्दवान की मिसालें आप नवाज शरीफ के साथ देते नहीं थकते हैं। तैयब उर्दवान की 30 सेकंड की वीडियो पर नाज़रीन सोचिए ज़रा, पूरी तुर्क अवाम सड़कों पर थी। नवाज शरीफ ने तो अपने जलसों में कीमे वाले नान, बिरयानियाँ, मिठाइयाँ, पता नहीं क्या क्या पैसे बांटे, कितने कितने आप लोगों को खाने पीने के लारे लगाए, सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करके बड़े बड़े जलसे मुनक्किद किए। लेकिन अवाम ने इंतखाबात में उनसे मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह से किया कि अदालत उज़्मा ने उनको घर भेजा था। अवाम ने पूरी मुस्लिम लीग नून को ही घर भेज दिया वोट ना देके। और खुदा के लिए दूसरों का क्रेडिट अपने सर पर लेने की आदत अब छोड़ दें। एटमी प्रोग्राम जुल्फिकार भुट्टो का कारनामा है मुशाहिद साहब। नवाज शरीफ ने आकर सिर्फ हलवा खाया था बना बनाया। नवाज शरीफ तो वो हैं जो भारत जाकर कारगिल की जंग में भारत के हक में बयानात देते नहीं थकते थे। क्या सिर्फ वो अकेले धमाके करने की सलाहियत रखते थे? नवाज शरीफ को धमाके करने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए कि वो मुल्क के वजीर आजम तो थे ना। नवाज शरीफ ने मुल्क और कौम के लिए क्या किया, इसका फैसला ना नवाज शरीफ कर सकते हैं और ना मुशाहिद साहब आप कर सकते हैं, आपकी पूरी नून लीग नहीं कर सकती मिलके, बल्कि इसका फैसला कौम ही करेगी। और कौम ने किया फैसला, और नवाज शरीफ ने जितने काम किए हैं उनको अब इखलाकी तौर पर इंसाफ की नहीं, रहम की अपील करनी चाहिए। कौम को उसकी लूटी हुई रकम, दौलत वापस देनी चाहिए। नवाज शरीफ को ये बात रियलाइज हो जानी चाहिए कि उनका जो बयानिया है अब बुरी तरह से पिट चुका है, घिस चुका है। वो हर बार हुकूमत में आए और हर बार अपनी नाकामी का सेहरा किसी दूसरे को पहनाने की पूरी कोशिश करते रहे। 5 साल ने मुकम्मल फल किए, लेकिन 5 सालों में कोई एक ऐसा काम नहीं करके गए जिसको वो अपनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कर सकें। इसलिए नवाज शरीफ साहब की पूरी मुहिम सिर्फ वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत तक दो देर तक महदूद रह के, वोट को आप इज्जत मांगते रहे लेकिन वोटर को आपने इज्जत ना दी। कैसे आपको वोटर वोट को इज्जत दे जब आपने वोटर को इज्जत ना दी? नवाज शरीफ अपनी हुकूमत में कहते रहे कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। अपनी हुकूमत में नाजरीन, नवाज शरीफ अपनी हुकूमत में कहते रहे कि अगली बार जब कौम उनको मुंतखब करेगी, सोचें जरा, IQ लेवल सोचें कि अपनी ही हुकूमत में कह रहे हैं कि अगली बार जब कौम उनको मुंतखब करेगी तो पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। और नवाज शरीफ ये भूल गए थे कि जब वो खड़े होकर ये वादे कर रहे थे तब भी हुकूमत मियाँ साहब ताड़ी हुकूमत सी, आपको शायद खुद यकीन नहीं था कि आपकी हुकूमत थी। वो जरा क्लिप चलाएगा रजा। सदके जाऊं मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपके कितना जुल्म होता रहा इतने साल। आप कह रहे कहते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? 1990 में आप जब वजीर आजम बने थे, 97 में आप वजीर आजम बने थे, 2013 में बने, 3 दफ़ा बन के आप कुछ ना कर सके, तो 2018 में बन के तो अपने पाकिस्तान को पता नहीं क्या बना देना था। इतने झूठ बोलते हुए पता नहीं आप लोग को शर्म नहीं आती? अब कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वोट तो आपको मिलना नहीं है। जो लिया है ना, जो लूटा है इस कौम से, वो वापस कर दें, इतना ही बहुत होगा। वापस करने का वक्त आ गया, क्योंकि दे तो आप कुछ सकते नहीं, तो लूटा हुआ ही वापस कर दें। हमारा ही है, हमारी कौम का खजाना है, वो आपको वापस करना पड़ेगा। और नाज़रीन, अब आज की आखिरी बात, यही करना चाहूंगी कि शख्सियत में आजिज़ी अगर ना हो, नाज़रीन, शख्सियत में अगर आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बुर को, गुरूर को जन्म देता है। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।